एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की हेडिंग को हम ब्रेक करके समझ लेते हैं। देखिए, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसे जीवाणु, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ हमारे एनिमी होते हैं। फो मीन्स एनिमी, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और किन से हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपने आसपास कितनी चीज़ें देखते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब हमें अपनी आँखों से दिखाई देते हैं, राइट। बट देयर आर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, मीन्स हमें वो दिखेंगी ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें नॉर्मली अपने आँखों से नहीं दिखते हैं बट प्रेजेंट है हमारे आसपास, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ऐसे छोटे जीवाणुओं को जो हमें अपनी आँखों से विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। रेनी सीज़न में अगर आप ब्रेड को फ्रिज के अंदर नहीं रखते हो, बाहर ही वो खुली छूट जाती है, तो क्या होता है कि ब्रेड में कुछ पैचेस दिखते हैं, कुछ ग्रे कलर के पैचेस दिखते हैं, बहुत लाइट ग्रीन ग्रे सॉर्ट ऑफ पैचेस दिखते हैं। ये पैचेस क्या होते हैं? अगर इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यू विल गेट टू सी सम टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे। ये क्या होता है? ये फंगस होता है। ब्रेड पे क्या लग गए हैं? फंगस लग गए हैं, और ये फंगस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। एक्टिविटी 2.1 में क्या कहा जा रहा है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। आप थोड़ी सी गीली मिट्टी एक वेसल में, बीकर में ले लीजिए और उसके बाद उसमें वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब सॉइल के पार्टिकल्स, मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, तो जो पानी है, एक ड्रॉप पानी को आप माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो आपको कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए दिखेंगे। ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। मतलब बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नॉर्मली अपनी आँखों से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। Some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass। फंगस को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास देख सकते हो, मीन्स एक ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हो, मीन्स उससे बड़ी चीज़ें दिखने लगती हैं, थोड़ी सी इनलार्ज होके दिखती हैं, तो उससे आप फंगस को तो देख सकते हो, बट अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम सिवाय माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। 4 कैटेगरीज में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। नंबर 1 इज़ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो 4 कैटेगरीज कौन सी हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4। 2.1 से 2.4 फिगर में देखते हैं कि क्या शो किया है। देखिए, दिस इज़ फिगर 2.1, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के इमेजेस हैं जो माइक्रोस्कोप से ली गई। ये बैक्टीरियाज जो हैं इस फिगर में, ये स्पाइरल शेप के हैं। ठीक है, दीज आर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज। और ये देखिए रॉड के तरह दिख रहे हैं, ये दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज। ओके, फिर ये देखिए एल्गी, फिगर 2.2 में क्या है? एल्गी के टाइप्स मेंशन है, क्लेमिडोमोनस एंड स्पाइरोगायरा। दिस इज स्पाइरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनस, ये एल्गी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम एंड अमीबा। अमीबा, दिस इज रिटन एज AMOEBA, अमोइबा नहीं पढ़ते इसको, अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड लास्ट इज फंगी। फंगी, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये तीनों क्या हैं? फंगी के टाइप्स हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट आपको ये नेम्स लग रहे होंगे, बट इनकी इमेजेस एक बार आपको देखना ज़रूरी है। ये अमीबा एंड पैरामीशियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायग्राम्स भी बनाने को आते हैं एग्ज़ाम्स में।
तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। एल्गी, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम, अमीबा, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटोजोआ। और फंगी में आप पेनिसिलियम लर्न कर सकते हैं। अच्छा, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी आपने सुना होगा, अभी कोरोना के पीरियड में तो कोरोना वायरस इतना हाईलाइटेड था, है ना, वो क्या था, वायरस था। वायरस भी हमें ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखता है, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, बट ये कुछ डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वायरस कैसे डिफरेंट होते हैं? वायरस में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कोरोना वायरस का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में चला जाता था और हमारी बॉडी के अंदर वो रिप्रोड्यूस होता था, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू होता था। तो ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं उनको क्या कह देते हैं? होस्ट कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो वो तो गेस्ट हो गए, आपसे मिलने आते हैं, आपके घर में स्टे करने आते हैं, वो गेस्ट हो गए। आप उनके लिए क्या हो गए? आप उनके लिए होस्ट हो गए। तो इसी तरीके से वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या हो जाती है? होस्ट हो जाती है। सम ऑफ दी वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। ओके, लेट्स सी इन फिगर 2.5। ये देखिए 2.5 में आपको ऐसे पिक्चर्स दिखेंगे। ये क्या है? वायरस की इमेजेस हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पे मिलती हैं। Common ailments like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses। तो वायरस से सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, कफ मीन्स खांसी, कोल्ड, है ना, ये जितना भी होता है, फ्लू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो डिजीज़ेज़ होती हैं किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। सीरियस डिजीज़ेज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। सीरियस डिजीज़ेज़ जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी एक वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, वायरस इनको स्प्रेड करते हैं। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। डिसेंट्री एंड मलेरिया ये दो डिजीजेस हैं जो कि प्रोटोजोआ स्प्रेड करते हैं। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी जिसको कहते हैं, टाइफॉइड या टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। ये किससे फैलती हैं? बैक्टीरियाज की वजह से ये होते हैं। तो एग्ज़ाम्स में आपको अगर आता है ऐसे कि आप कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि टीबी किस टाइप की डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, या ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि दो बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम बताइए। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो अब टू डिजीज़ेज़ इन ईच कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। लाइक बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ पूछ ले कोई तो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोई प्रोटोजोअन से कॉज डिजीज़ेस पूछ लें तो डिसेंट्री एंड मलेरिया, पोलियो, चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ेस होते हैं। तो यहाँ तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया हमको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दोनों तरह के होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड की तरह होते हैं हमारे, मीन्स हमें उनसे बेनिफिट मिलता है, वो ना हो तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड मीन्स दही, ब्रेड, केक हम सब ने खाया है। तो आपने कभी सोचा है कि ब्रेड केक इतना फ्लफ़ी कैसे होता है? वो इतना उसमें जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इतने पोर्स होते हैं उसमें, जब आप खाते हो तो आप कहते हो ना बहुत सॉफ्ट है। वो किसकी हेल्प से होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल ना हो और फर्मेंटेशन ना हो प्रॉपरली तो ये सारी चीज़ें इतनी फ्लफ़ी बनेंगी ही नहीं। कर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? कर्ड की फॉर्मेशन भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही कर्ड बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। बहुत पुराने टाइम से एल्कोहल की जो प्रोडक्शन होती है, प्रिपरेशन होती है, वो किसकी हेल्प से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। कैसे करते हैं? जितने भी ये वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती हैं। प्लांट से कुछ वेस्टेज निकलता है, एनिमल्स होते हैं मर जाते हैं, जो एक्सक्रीटा करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ों का क्या होता है? कभी आपने सोचा है ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जानी चाहिए? लेकिन ये इकट्ठी नहीं होती हैं। इन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
काम करते हैं, इनको तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं और धीरे धीरे करके ये वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के भी प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि गैशियस फॉर्म में अवेलेबल होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में गैस कितनी अवेलेबल होती है? नाइट्रोजन 78%, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में अगर किसी गैस का है तो वो है नाइट्रोजन का। बट ये नाइट्रोजन जो कि गैस की तरह अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, राइट। नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है प्लांट को। इतना अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में, बट प्लांट इनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से कुछ बैक्टीरियाज़ की हेल्प से ये नाइट्रोजन ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि प्लांट उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अभी हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे, जैसे डिटेल में देखेंगे तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यहाँ पे बताया गया है। आपने घर में देखा होगा कि बहुत थोड़े से कर्ड को, वेरी लिटिल कर्ड व्हेन यू ऐड, किसी एक बोल ऑफ मिल्क में जब आप डालते हो, ढेर सारे मिल्क में आप थोड़ा सा कर्ड डालते हो तो नेक्स्ट डे क्या होता है, पूरा का पूरा मिल्क कर्ड बन जाता है। वो कैसे होता है? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कर्ड में। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है कर्ड में, ये एक बैक्टीरिया होता है। इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कर्ड को बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, तो जब दूध में थोड़ा सा कर्ड डाला जिसमें कि लैक्टोबैसिलस था, तो ये जब कर्ड पूरे के पूरे दूध में मिक्स हो गया तो ये लैक्टोबैसिलस जाके मिल्क में मल्टीप्लाई होने लगा। मल्टीप्लाई मीन्स बहुत सारे बैक्टीरियाज बन गए, लैक्टोबैसिलस बन गए और पूरा का पूरा जो मिल्क है वो कर्ड बन जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो जो अचार घर में बनाते हैं लोग, वो अचार भी कैसे बनता है? बैक्टीरियाज़ की हेल्प से ही बनता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूराज, इडली खाई होगी आपने, भटूराज खाए होंगे, तो ये सब कैसे बनते हैं? आपने देखा है इडली कितनी स्पॉन्जी बनती है, फ्लफ़ी बनती है। अगर फ्लफ़ी नहीं बनती तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। सिमिलरली भटूरा कितने फ्लफ़ी बनते हैं ना, फूले फूले से होते हैं। ये कैसे होता है? ये सब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो ये सारी चीज़ें इतनी फ्लफ़ी बन ही नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब खमीर उठना, राइट। फर्मेंटेशन होता है जब चीज़ों का, तो ही ये सारी चीज़ें सॉफ्ट बनती हैं, फ्लफ़ी बनती हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में मेंशन किया है, टेक ½ kg फ्लावर, कोई भी आप आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद दी वार्म वाटर, ठीक है, थोड़ा सा शुगर डालना है और वार्म वाटर से इसको मिक्स कर लेना। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर, ईस्ट एक तरीके का फंगस होता है। तो जब ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे तो ये जो डो है ये कुछ टाइम के बाद अगर इसको रख दिया जाए तो ये रेज हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये आटा जो मिक्स करके रखा गया है उसका वॉल्यूम इतना है, और जब ईस्ट अपना काम कर देगा तो ये आटा जो है वो रेज हो जाएगा, मीन्स फूल जाएगा, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके बाद जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस में, जब ब्रीदिंग होती है ईस्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस गैस के बबल्स आटे में मिक्स हो जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं गैस के, और आटा जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज़ होता है। अदरवाइज़ जो बेकरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे फ्लफ़ी या क्रिस्पी फ्लफ़ी बनेंगे ही नहीं विदाउट द यूज़ ऑफ ईस्ट। नाउ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कमर्शियली भी किया जाता है, मीन्स इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है बहुत ही लार्ज स्केल पे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी विनेगर। अल्कोहल, वाइन, ये सब के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, ठीक है। विनेगर, सिरका जिनका यूज़ किया जाता है, अचार वगैरह जब रखते हैं तो सिरका जो होता है इसकी फॉर्मेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है।
ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस पे काम करते हैं, यानी ईस्ट किस पे ग्रो करती है, नेचुरल शुगर पे, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस या फ्रूट जूसेस पे। फ्रूट जूसेस में भी शुगर होता है और जितने भी ये ग्रेन्स हैं इनमें भी शुगर्स होते हैं, नेचुरल शुगर होती है ना, तो इन शुगर पे काम करती है ईस्ट। रिमेंबर जब हमने ये मैदे वाली एक्टिविटी देखी थी तो इसमें भी इनिशियली क्या ऐड किया गया था, शुगर, क्योंकि जो ईस्ट है, ईस्ट ग्रो ही शुगर पे करती है, शुगर को फर्मेंट करती है किसमें, एल्कोहल पे। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, जिसमें शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, कौन कन्वर्ट कर रहा है, ईस्ट कन्वर्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले किसने पता लगाया था कि फर्मेंटेशन जैसी चीज़ भी होती है, लुईस पाश्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को इन 1857। लुईस पाश्चर, ये नेम आपको याद होना चाहिए कि लुईस पाश्चर किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ भी होता है, मेडिसिन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स। जब हम बीमार होते हैं और लंबे समय से हम बीमार चल रहे होते हैं तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम से। बहुत फेमस एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ जिनकी वजह से हो रहे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चले जाते हैं जिनसे हमें डिजीज़ होने लगती है। तो ऐसे डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको किल करने का काम या इनकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक्स करते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and erythromycin are some of the common examples of antibiotics. ओके, बहुत कॉमनली यूज होते हैं ये एंटीबायोटिक्स। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. Livestock क्या होता है, पशुपालन, मीन्स एनिमल्स को जो पालते हैं, और पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन। इन एनिमल्स और बर्ड्स के खाने में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि इनमें कोई इन्फेक्शन ना हो सके। एंटीबायोटिक्स का यूज़ प्लांट डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर के एडवाइस पे ही एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, और जितना कोर्स कहा है डॉक्टर ने, जैसे 3 डेज़ या 5 डेज़ एंटीबायोटिक्स लेनी है, तो वो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। रॉन्ग डोसेज या एक्स्ट्रा जब ज़रूरत नहीं है तब भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी को जो हेल्प कर रहे हैं बैक्टीरियाज, उनको भी किल कर देता है जाके एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए और विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर भी नहीं लेने चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। किसी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ फैलाता है, उसको समझ रहे थे, उसके कल्चर को समझ रहे थे। सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड, फंगस के स्पोर्स उन्होंने देखे, और उन्होंने देखा कि जिस जगह पे वो फंगस का मोल्ड प्रेजेंट था वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी। इवन उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज तो मर भी गए जहाँ पे वो मोल्ड प्रेजेंट था। तो उनको समझ में आया, ओके, सो ये जो मोल्ड है पेनिसिलिन, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है, इसके यूज़ से ये जो सर्टेन बैक्टीरिया है जिस पे वो काम कर रहे थे वो ग्रो नहीं कर सकता। तो तभी से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, और इसके डिस्कवरर कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन अभी आपने कोरोना के पीरियड में भी देखा कि फिर वैक्सीनेशन लगा, सबको आपके मम्मी पापा जितने भी एल्डर्स थे सबको वैक्सीन्स लगे थे। क्यों लगे थे वो वैक्सीन्स, क्योंकि जो वायरस हम पे अटैक कर रहा था उसको स्टॉप करने के लिए, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हमें कुछ एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए हमको वैक्सीन्स लगाए गए थे। तो व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़
क्रिएट कर रहा है, डिजीज़ फैला रहा है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। हमारी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी बॉडी को तैयार करते हैं कि बाहर से अगर कोई इन्वेडर आता है, मीन्स ऐसा कोई डिजीज़ कॉजिंग जर्म आता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है, हमारी बॉडी उससे फाइट करती है और उस जर्म को डिफीट कर देती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और एक बार सपोज हमारी बॉडी पे किसी इन्वेडर ने अटैक किया, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, हमारी बॉडी में डिजीज़ेस क्रिएट कर देता है और हमारी बॉडी उससे लड़ लेती है, उसको डिफीट कर देती है। जब वापस कभी फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो सडनली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और उस डिजीज़ कॉजिंग जर्म को डिफीट कर देती है। तो हमारी बॉडी जान जाती है कि अब इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे लड़ना है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्रिएट हो गए, बन गए, तो हमारी बॉडी में ही ये अवेलेबल होते हैं। जब भी इस तरीके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, कभी भी इस तरीके कोई डिजीज़ आती है, तो हमारी बॉडी उससे खुद लड़ने के लिए तैयार रहती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इसी तरीके से वैक्सीन काम करता है। Several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination। तो ये जो सीरियस डिजीज़ेज़ हैं जिनके ये नेम्स हैं, कॉलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये कुछ ऐसे सीरियस डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वैक्सीन हमारी बॉडी में जब हमको वैक्सीनेशन दिया जाता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं इन वैक्सीनेशंस के बाद। अब फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के डिजीज़ के लिए अटैक होता है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी जानती है कि इन डिजीज़ेस को कैसे डिफीट करना है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स ने। इन आर चाइल्ड मस्ट हैव गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को बहुत सारे वैक्सीनेशंस लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? जिन जिन डिजीज़ेस के पहले वैक्सीन्स खोज निकाले गए हैं, अब एक बच्चा है, उसकी बॉडी में अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है, उसकी एक फ्रेश बॉडी है, तो ये वैक्सीन जो ऑलरेडी हमारे पास तैयार हैं, उन वैक्सीन्स को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि अब फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के डिजीज़ अगर होती है, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी को अटैक करता है, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होंगे और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो उस बच्चे की बॉडी ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार रहेगी ऐसे डिजीज़ के अगेंस्ट। जैसे पोलियो ड्रॉप्स, पल्स पोलियो प्रोग्राम के आपने एड्स देखे होंगे। पल्स पोलियो क्या होता है? ये ड्रॉप्स भी चिल्ड्रन को दिए जाते हैं। दीज आर एक्चुअली अ वैक्सीन। ये भी एक तरीके के वैक्सीन ही हैं। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। तो जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मिट्टी में ही जब प्लांट होता है तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, बट ये नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि गैशियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। हमारे एनवायरनमेंट में तो बहुत सारा नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, बट वो जिस फॉर्म में अवेलेबल है, गैस की फॉर्म में अवेलेबल है, उसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में। अब ये सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मीन्स ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में पहुंचा देते हैं कि अब प्लांट की रूट्स जो है नाइट्रोजन को मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कहते हैं ऐसे बैक्टीरियाज को। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन को गैशियस फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे सॉल्यूबल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, कि प्लांट्स उनको ईजिली मिट्टी से एब्जॉर्ब कर सकें। अब जब प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, मीन्स मिट्टी में नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, तो मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। इस फिगर में जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं।
अब बात करते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। मैन्योर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। चैप्टर 1 में ऑलरेडी हम मैन्योर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैन्योर एक तरीके की खाद होती है जो कि ऑर्गेनिकली, नेचुरली कैसे बनाई जाती है, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके। अब ये डिकम्पोज होते कैसे हैं, ये डिकम्पोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। देखिए आगे देखते हैं। Along with friends, they collected wastes of plant, vegetables, fruits from the nearby houses and gardens. फिर एक गड्ढा खोदा गया फील्ड में ही और वहाँ पे इन सब चीज़ों को, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो भी है, वो सारे छिलके, फल सब्जियों के छिलके सारे उसमें डाल दिए गए। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड। जितना भी ये कचड़ा था वो सारा डिकम्पोज हो गया, सड़ गया और किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में, खाद में। तो बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। ये हुआ कैसे। इन एक्टिविटी 2.5 टेक 2 पॉट्स, फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। दोनों पॉट्स में 2 पॉट्स लीजिए, दोनों पॉट्स में आधे आधे उन पॉट्स को मिट्टी से भर देते हैं। एक पॉट को नेम कर दीजिए ए एंड द सेकेंड वन विद बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। एक पॉट में, पॉट ए में प्लांट वेस्ट डाल दीजिए। प्लांट वेस्ट क्या होता है, पत्तियाँ, डंडियाँ है ना, पत्ते जो भी, सूखे पत्ते, हरे पत्ते जो भी हैं वो सारे उसमें डाल दिए गए, या छिलके हो गए फल सब्जियों के। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़। प्लास्टिक की पॉलीथीन, टॉयज़, ये सारे पॉट बी में डाल दिया गया। तो 3-4 वीक्स तक उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 3-4 हफ्ते के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पॉट ए में जो भी वेस्टेज था, प्लांट वेस्ट था, वो सारा मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, खाद बन गया है। किसके एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से। उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने काम किया और उनको डिकम्पोज करके क्या बना दिया, खाद बना दिया। इस खाद में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे जो कि मिट्टी में चले जाएंगे और जब प्लांट इस मिट्टी में लगाया जाएगा तो प्लांट जो है अपने आप इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेगा। लेकिन पॉट बी में जिसमें कि प्लास्टिक की चीज़ें डाली गई थी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट नहीं कर सकते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. तो ये जितने भी एनिमल्स जब इनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, या प्लांट्स कई बार पूरा का पूरा प्लांट डिके हो जाता है, सड़ जाता है, तो ये क्या होता है, ये वैसे के वैसे पड़े नहीं रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अगर ये ऐसे पड़े रहेंगे तो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करेंगे। एनिमल्स की बॉडी है, जब ये सड़ने लगेगी तो इसमें से गैसेस रिलीज़ होने लगेंगे, इनमें कीड़े मकोड़े लगने लगेंगे क्योंकि मर चुके होंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं रहता है। इस तरीके की बॉडीज़ में जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं, इन पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। वो क्या करते हैं, इन बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। क्या होता है, ये सब्सटेंसेस डिकम्पोज होके वापस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। कैसे, मिट्टी में ये मिल जाते हैं और वापस से प्लांट और एनिमल्स इस मिट्टी को यूज़ करते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट समय समय पर क्लीन होता रहता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो जो बॉडीज़ अवेलेबल हों हमारे एनवायरनमेंट में, जो मरे हुए जानवर या ह्यूमंस की भी डेथ होती है, प्लांट्स भी ख़त्म होते हैं, तो ये सारी बॉडीज़ वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी और ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को गंदा करेंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग दीज डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। तो ये हमने बात कर ली इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनसे हमको बेनिफिट मिलता है। क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो सारा हमने अभी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बाकी कंटेंट डिस्कस करेंगे, जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। क्या क्या डिजीज़ेज़ वो स्प्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में आपको अगर कोई परेशानी हो, कहीं कोई डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वो डाउट सॉल्व करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।